हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में तक हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार के रिलेशंस जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ हमारे ब्रिटिश इंडिया के किस प्रकार के रिलेशंस थे उनके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। और उसी के साथ ही हमारा एंड होता है चैप्टर 5 का। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 6। इसमें है कि पीपुल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857, जो कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था फ्रीडम के लिए, जो फ्रीडम के लिए हमारे फर्स्ट जिसे रेजिस्टेंस माना जा सकता है। उससे पहले भी ऐसे रेजिस्टेंस हुए थे जिनको इतना बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन वो लोकली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और उनके लोकली रीजन होने के कारण ही वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। इसके बारे में हम इस नए वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर जो रेजिस्टेंस था उसके मतलब क्या है, क्या रेजिस्टेंस के कारण रहे होंगे और क्या इनके जो फेलियर्स थे उनके कारण थे और किस प्रकार से इन्हें सब्जुगेट किया गया और किस प्रकार से उन्हें सप्रेस किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं, वो है पीपुल्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या इसके कारण होंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि इसमें फर्स्ट बोला जाता है कि सेवरल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी हु आर अफेक्टेड बाय द एलियन रूल, कि ऐसे अलग अलग सेक्शंस जिनको, जो हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग सेक्शंस थे जिनको हम पीजेंट्स मान सकते हैं, आर्टिसंस मान सकते हैं, ट्राइब्स मान सकते हैं, रूलिंग क्लासेस मान सकते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स मान सकते हैं, ये सभी क्लासेस थी। या फिर इनके अलावा और भी बहुत सी क्लासेस थी जिनको, जो ये एलियन रूल मतलब जो इंग्लिश रूल भारत में चल रहा था उसके क्या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये सभी लोग इससे, जो ब्रिटिश रूल था भारत के अंदर, उससे किस प्रकार परेशान हुए और क्यों उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें जैसे कि कुछ रिवोल्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1814 में हुआ सूरत रायोट्स, जो कि साल्ट ड्यूटी के इंक्रीज करने के ऊपर हुआ था। उसके बाद में 1810 के बारे में हम बात करते हैं, उसमें कि बनारस में हुआ ये रिवोल्ट, जिसको कि हाउस टैक्स इंक्रीज करने की वजह से हुआ था। और उसके बाद में 1816 बरेली में हुआ, जिसको कि पुलिस और म्यूनसिपल टैक्स के इंक्रीजिंग की वजह से ये रिवोल्ट्स किए गए थे। अब हम आगे बात करते हैं कि अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इस कारण उनके जो अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जो ग्रीवेंसेज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इन सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है। वो भी उनका एक कॉमन एम होने के साथ साथ कि उन्हें ब्रिटिश रूल को भारत से एंड करना है, मतलब कि वो एलियन रूल के अंडर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और इसके बारे में बिपिन चंद्रा, जो कि अपनी एक बुक में बोलते हैं कि इसके 3 ब्रॉड फॉर्म्स होते हैं, जिसमें सिविल रिबेलियंस, जो कि नॉर्मल लोगों के द्वारा किए जाते हैं किसी भी बिग प्रॉब्लम के कारण, या फिर उनकी जो लैंड वगैरह उनसे छीनी जाती है उनके कारण। उसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं जिसमें है ट्राइबल अपराइजिंग। ट्राइबल अपराइजिंग का मेन रीजन है कि क्या जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो बाहरी लोग थे वो उनके जो फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करते हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं, या फिर उनके जो अधिकार थे वहाँ के, जो उनके फॉरेस्ट पर उनके अधिकार थे, उनको छीनते हैं, उसके बारे में था। और थर्ड होता है पीजेंट मूवमेंट, जो कि हाई रेवेन्यू डिमांड, हाई टैक्सेशन और जो जिसमें रेवेन्यू सेटलमेंट्स हुए उनके बारे में ये बताता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, वो है जेनेसिस ऑफ पीपुल्स रेजिस्टेंस। कि क्या ये पीपुल्स रेजिस्टेंस था वो कॉलोनियल इंडिया में या फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ, या फिर पहले से भी ऐसे रेजिस्टेंस चल से आ रहे थे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो प्री कॉलोनियल इंडिया था, मतलब जिसमें मुगल्स रूल किया करते थे, मराठास रूल किया करते थे, राजपूत रूल किया करते थे, उनके समय भी ऐसे प्रोटेस्ट होते थे। क्योंकि उस समय लेकिन वो प्रोटेस्ट होते थे तो वो उनके वो रूलर्स या फिर किंग के खिलाफ या फिर उनके किसी ऑफिशियल के खिलाफ होते थे, जैसे कि वो उनके वहाँ पे जैसे मनसबदार हुआ करते थे उनके खिलाफ होते थे। तो ये लगातार होते रहते थे, लेकिन उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, जैसे कि हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड। स्टेट जब उनके पास से हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स करते थे, इस वजह से हुआ करते थे करप्ट प्रैक्टिसेस, जिनके कारण कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। और हार्ड एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल्स, कि जो वहाँ के जो सेनापति या फिर जो मनसबदार थे वो अपने आप को उनका किंग या फिर उनका भगवान मानकर जो वर्क किया करते थे। इस कारण जो लोग थे वो रेजिस्टेंस करते थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब प्री कॉलोनियल इंडिया के बाद में, कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, तो उसके बाद में हम हुए कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया में भी ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण उन्हें ऐसी जो इन रेजिस्टेंस करने पड़े, उनके बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि कॉलोनियल इंडिया में इंडिया के समय जो पीपल्स थे उनकी जो ग्रीवेंसेस थी और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके लिए उनके ऊपर अटेंशन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं था। क्योंकि जो कंपनी थी वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने में बिजी रहती थी, उन्हें तो रेवेन्यू से मतलब होता था। वो चाहे उन्हें लोगों की कैसी भी प्रॉब्लम हो, उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी रेवेन्यू से मतलब था, उन्हें अपने टैक्सेस से मतलब था, इसलिए कंपनी अपने काम में लगी हुई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कॉलोनियल लॉ और जुडिशियरी थी, वो भी गवर्नमेंट और उनके कोलैबोरेटर्स जैसे लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, उनके बारे में ही वर्क करते हुए वो उनके लिए वर्क करती थी। वो पीपल्स के लिए किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया करती थी। इस कारण जो लोग थे उनके पास केवल एक ही चीज़ बची थी कि अब उन्हें अपने हथियार उठाने चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए ऐसे जो करप्ट लोग हैं उनसे। इसलिए उन्होंने ये सब किया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो पीपल्स की जो अपराइजिंग हुई या पीपल रेजिस्टेंट हुआ, उसके क्या-क्या पॉजिटिव फैक्टर्स थे, क्या-क्या इसके कारण थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अलग-अलग प्रकार के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स चलाए, जैसे जागीरदारी, इजारेदारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट, जिनसे वो जो लोग थे या फिर जो पीजेंट्स थे, उनसे हाई रेवेन्यू डिमांड्स करते थे। इस कारण भी लोगों को गुस्सा रहता था कि उनके पास अपने जो बी मियरली सब्सिस्टेंस जो उनकी कार्य होता था या फिर वो जीने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं होता था, इसलिए उन्हें गुस्सा होता था। सेकंड बात करते हैं हम एक्सप्लॉइटेशन इन रूरल सोसाइटी। जो रूरल सोसाइटी थी उसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन का मेन कारण था कि वहाँ पे जैसे अनटचेबल्स थे या फिर लोअर स्टेटा पीपल्स थे, उनके ऊपर जो अपर क्लास पीपल्स होते थे उनके द्वारा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। उनके उनके पास से जो उनको लेबर के रूप में वर्क करवाया जाता था, उनको बिना किसी पैसों के या फिर उनको लोन देने के बाद में उनका लोन भी उनको नहीं उनसे नहीं चुकाया जाता था, तो उनके द्वारा पूरी जिंदगी भर तक या फिर अगली भी एक दो पीढ़ियों तक उनके पास से उनकी गुलामी करवाई जाती थी। तो ऐसे कार्य रूरल सोसाइटी में हुआ करते थे, इसलिए जो नीचे के जो या फिर जो लोअर स्टेटा पीपल्स थे उनको इस चीज़ के बारे में गुस्सा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपांशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल लैंड्स। जो ट्राइब्स थे वो जंगलों में रहा करती थी और वो जंगल ही उनका एक परमानेंट सेटलमेंट था, वहाँ पे वो अपने हमेशा के लिए रहते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज थे उनमें इंटरेस्ट होने के कारण वो वहाँ पे गए और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो वहाँ पे जाने के बाद में जो टिम्बर थी या फिर और भी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, तो उन्हें लगा कि ये ट्राइब्स हमारे लिए परेशानी का कारण है, इसलिए उन्होंने उन ट्राइब्स को भी परेशान करना स्टार्ट किया, उनके ऊपर उनका एक्सप्लॉइटेशन किया और साथ में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। इसलिए उन्हें भी ट्राइब्स को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है कि प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो कि जैसे कि हमारा सूती वस्त्र उद्योग हुआ करता था, वो ब्रिटिशर्स अपना जो यहाँ से जो कॉटन था वो ब्रिटेन में लेके जाते और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके भारत में लेके आते। उनके जो यहाँ से जो जब हम कहीं पे एक्सपोर्ट किया करते थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज वो लगाते थे, लेकिन जब हम यहाँ पे इंपोर्ट किया करते थे उनके ऊपर जीरो ड्यूटीज होती थी, ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटीज हुआ करती थी। इस कारण जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड थे उनकी भारत में संख्या बढ़ने लगी और जो यहाँ के जो लोकल गुड्स थे हुआ करते थे उनका जो ट्रेड था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे वो यहाँ पे सस्ते दामों में बिकते थे, जबकि जबकि जो भारतीय जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो यहाँ पे महंगे दामों में बिकते थे। इस कारण ये भी एक मेन कारण था। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, जिसमें कि जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका जो एक प्रकार से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और उनका अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ने लगी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण वो सभी लोग अब एक दूसरे इन सभी जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे या फिर उनके भारत में इम्पोर्ट की वजह से हम हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी या फिर हमारी जो लोकल इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनका एक प्रकार से खत्म हो चुकी थी और वो सभी लोग अब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। इस कारण वो भी इस अपराइजिंग के पार्ट बने। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तीन प्रकार की अपराइजिंग्स थी, जिनमें सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स और पीजेंट अपराइजिंग, जिनमें हम बात करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल सिविल अपराइजिंग की, जिसमें कि उनका क्या मेन कारण था और कौन कौन थे ऐसे, जिसमें कि जैसे डिपोजिटनेटिव रूलर्स थे और उनके डिसेंडेंट्स थे जो कि उनके सक्सेसर हुआ करते थे वो भी थे, और जो फॉर्मर जमींदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, पोलीगार्स थे, ये सभी लोग इस सिविल अपराइजिंग का पार्ट थे। उसके बारे में हम बात करते हैं कि मेजर कॉजेज फॉर सिविल अपराइजिंग, क्या क्या मेन ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सिविल अपराइजिंग हुई, उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं।
जिसमें कि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि जब कंपनी का रूल भारत में आया, तो हमारी जो इकोनॉमी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था और जो हमारे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, उनमें लगातार चेंजेज़ हुए। उन लगातार चेंजेज़ की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और साथ ही साथ ये चेंजेज़ थे, वो कंपनी के पक्ष के थे, ना कि लोगों के पक्ष के थे। इस कारण जो लोग थे, उन्होंने ये अपराइजिंग की, क्योंकि उन्हें आवाज़ उठानी पड़ी, वो इस चेंजेज़ के खिलाफ थे। सेकंड हम बात करते हैं कि जैसे ज़मींदार थे, पोलीगार्स थे, वो भी अपनी जो उनके पास लैंड हुआ करती थी, उसके ऊपर से वो अपना कंट्रोल खो चुके थे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था आ चुकी थी, जहाँ पे 10-10, 20-20 साल का एक टेंडर अलॉट किया जाता था किसी एक ज़मींदार को, जो उन्हें हाई रेवेन्यू अलॉट करेगा, जो उन्हें हाई रेवेन्यूज़ देगा, वो ही ज़मींदार वहाँ पे होता था। इसलिए उनके जो ज़मींदार उन्हें रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, कंप्लीट रेवेन्यू उन्हें नहीं दे पाते थे, जिनकी जितनी कंपनी की डिमांड होती थी, वो उन ज़मींदार्स को हटा दिया करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, उनको भी वो भी एंड हो चुकी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, वो भारत में ज़्यादा बिकने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ पे सस्ते हुआ करते थे और जो हमारे जो जो गुड्स तो हुआ करते थे, जो यहाँ पे इंडियन गुड्स हुआ करते थे, वो एक प्रकार से महँगे गुड्स हुआ करते थे। इस कारण भी जो लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी, उसके साथ ही जो फॉल ऑफ ज़मींदार्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनकी वजह से जो हमारी प्राइस्टली क्लास थी, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग था, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो पहले जजमान के रूप में वर्क किया करते थे, जिसके कारण वो जो प्राइस्टली क्लास थी या फिर ब्राह्मण वर्ग था, वो जो जो ज़मींदार्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके यहाँ पे पूजा पाठ करवाया करते थे और उन वो सभी जो ज़मींदार्स और जो फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह रूलर्स थे, ये सभी लोग जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनको दान दक्षिणा दिया करते थे, उनके लिए जो सैक्रिफाइसेस थे, वो किया करते थे। इस कारण उनका अच्छा अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जब ये इन सब का जब ज़मींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स का जब डाउनफॉल आया, तो ये इन्होंने भी प्राइस्टली क्लास को जो रिस्पॉन्स था या फिर उनको जो काम था, वो देना बंद कर दिया। इस कारण ये भी एक मेन रीज़न था कि इसके पीछे उन्होंने भी आवाज़ उठाई और साथ ही साथ में फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, जो कि हमारे भारतीय लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके साथ ही हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल अपराइजिंग की क्या प्रॉब्लम्स थी, जिनके कारण ये क्या ऐसे कारण थे जिनके लिए सिविल अपराइजिंग की गई, जिसमें कि मोस्टली रिप्रेजेंटेड कॉमन कंडीशंस, सबके लिए कॉमन एक सिंपल कंडीशंस जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा कि एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग था, वो लोगों को परेशान किया करते थे। और साथ ही साथ में जो जमींदार थे, उनका एंड हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स का एंड हुआ, इस वजह से प्रेशली क्लास को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो एक प्रकार से कॉमन कंडीशंस हुआ करती थी। उसके साथ ही जो सेमी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इन्होंने भी वो भी एक प्रकार से बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल हुआ करते थे, क्योंकि वो उनका मकसद केवल ये था कि वो ब्रिटिशर्स को हटाएंगे और फिर से वही रूल जो पहले से भारत में चलता आ रहा था, ताकि वो जमींदार बने रहे हमेशा के लिए। इसलिए उनका ये वर्क हुआ करता था कि वो जमींदार बने रहे, उनके अंडर में बहुत बड़ा लैंड हो, तो और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सुपर सुपर सुपीरियर कंट्रोल ना हो, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। तो इस वजह से जो यहाँ के जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे, उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी। उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारे भारत में क्या-क्या इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हुई, जो कि जब भारत में 1757 या फिर उसके बाद में और 1857 से पहले होने वाली कौन-कौन सी ऐसी सिविल अपराइजिंग्स थी, जो कि अपने जो भारत की पुरानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है, उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट की, जो कि 1763 से लेकर 1800 तक भारत में चला, जो कि हमारे ईस्टर्न इंडिया की तरफ का एक रिवोल्ट था, जिसमें कि बात करते हैं कि 1770s में यहाँ भारत में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिसकी वजह से जो फूड की थी वो शॉर्टेज हुई और फूड की शॉर्टेज होने की वजह से जितना फूड चाहिए था उतना यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थी, उनकी हाई रेवेन्यू डिमांड और उनका हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर होने के कारण ये सभी को जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया, ताकि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, जिसको बाद में जाके जो डिस्पोज्ड स्मॉल ज़मींदार्स हुआ करते थे या फिर डिसबैंडेड सोल्जर्स और जो रूरल पुअर्स हुआ करते थे, इन्होंने भी इसे जॉइन किया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सन्यासीज़ थे या फिर जो फ़कीर थे, उनके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने जो कंपनी की फैक्ट्रीज़ थी, उनकी जो ट्रेज़रीज़ थी और जो कंपनी की फोर्सेज़ थी, उनके ऊपर अटैक किया, उनके साथ फाइट की और जो ट्रेज़रीज़ थी, उन्हें लूटा, फैक्ट्रीज़ को उन्होंने लूटा। और उसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं, तो इनका बहुत रिवोल्ट ज़्यादा बढ़ता गया। तो जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में आए, तो उन्होंने
उन्होंने इन सन्यासी के रिवोल्ट को स्टॉप किया। साथ ही साथ में इसमें हम देख सकते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन्होंने बराबर भाग लिया कि जो इसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स थे। अगर हम बात करते हैं इस रिबेलियन की, तो हिंदूज की तरफ से इसे सन्यासी रिवोल्ट कहा जाता है, लेकिन जब हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो इसे कभी-कभी इसे फ़कीर रिबेलियन के रूप में भी कंसिस्ट किया जा सकता है कि ये एक प्रकार से फ़कीर या फिर मुस्लिम रिवोल्ट भी था, जिसके मेन लीडर्स थे जैसे मंजनून शाह, चिराग अली, मूसा साहब, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। और देवी चौधरानी के बारे में तो हम आगे पढ़ते हैं कि इनके बारे में इन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि इस जो सन्यासी रिवोल्ट था इसके अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद था। और उसके साथ ही जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, फ्रीडम फाइटर हुआ करते हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी देवी चौधरानी के ऊपर, ये किस प्रकार का उनका उनके द्वारा ये रिफ्लेक्ट किया गया कि वुमेन पार्टिसिपेशन उस समय जब कि वुमेन को सब्जुगेट किया जा रहा था, वुमेन को सप्रेस किया जा रहा था, उस समय देवी चौधरानी जैसी एक वुमेन का भारत के अंदर बहुत बड़ा एक इतने बड़े रिवोल्ट को चलाना और उसके साथ इतने बड़े इसमें पार्ट लेना। उसके साथ हम बात करते हैं आनंद मठ, एक बुक के बारे में जो कि उन्हीं फ्रीडम फाइटर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर एक ब्रीफ हमें जानकारी देती है कि सन्यासी रिवोल्ट किस प्रकार से भारत में चला और किन किन कारणों से ये अफेक्टेड रहा और ये अनअफेक्टेड रहा, और कैसे इन्होंने अपने आप को इतने सालों तक मेंटेन रखा और किस प्रकार से इसको सप्रेस किया गया, उसके बारे में हमें आनंद मठ जैसी एक बुक में बताया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रिवोल्ट के ऊपर, जो कि रिवोल्ट है, रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दलबूम, जो कि 1766 से लेकर 1704 तक भारत में चला, जिसमें कि 1760 में जब हम बात करते हैं कि जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट था उसमें ब्रिटिश होल्ड स्टार्ट हुआ। उसके बाद से जो वहाँ के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसे ब्रिटिशर्स के द्वारा चेंज किया गया, जिसके खिलाफ जो वहाँ के मिदनापुर और दलबूम थे, वहाँ के जो सिविल पीपुल्स थे, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नर वेंचुटार्ड थे, उन्होंने बताया कि जो जमींदार थे मिदनापुर के, उन्होंने भी जो राइडर्स थे उनका ही साथ दिया, जबकि उन्हें साथ इंग्लिश जो ऑफिशियल्स थे उनका देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल थे उनके खिलाफ उनके साथ जो राइटर्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका, जो तो उन जमींदारों ने भी इन राइटर्स का ही साथ दिया। उसके बाद में हम थर्ड जो रिवोल्ट है उसके बारे में बात करते हैं, रिवोल्ट ऑफ मोआ मरीज, जो कि 1769 टू 99 तक भारत में चला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये असम के एक इलाके में ये चल रहा था अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अहोम किंग्स ऑफ असम, जो कि अहोम किंग असम में हुआ करते थे, उनके खिलाफ चल रहा था। और जो मोआ मरीज थे वो एक प्रकार से एक लो कास्ट पीजेंट थे, जिन्हें सप्रेस किया जा रहा था और जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। इस कारण ये उन जो अहोम किंग हुआ करते थे उस समय के असम के, उनके खिलाफ चल रहा था। इसलिए जब हम आगे बात करते हैं कि जो इस रिवोल्ट के कारण कारण अहोम किंगडम था वो बहुत ज़्यादा वीकन हुआ, क्योंकि इन जो अहोम किंग्स थे उन्हें अपने जो इकोनॉमी या फिर अपने जो रिसोर्स थे ये इस जो मोअमरीज का रिवोल्ट चल रहा था उसे सप्रेस करने के लिए लगाना पड़ रहा था। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1792 में जो किंग ऑफ दारंग थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, जिसके बाद और जब ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा तो अहोम रूलर थे, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प मांगी कि आप इस रिवोल्ट को दबाइए। इसके बाद में जो मोअमरीज थे, जो लो कास्ट पीजेंट हुआ करते थे, उन्होंने भाटियापुर एक ऐसी जगह को उसे अपने हेडक्वार्टर के रूप में बनाया। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनका जो मेनली जहाँ पे इन्होंने अपना रिवोल्ट किया था वो था रंगपुर और जोरहाट, ये जो जगह थी जहाँ पे उन्होंने मेनली अपना रिवोल्ट किया। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं तो जो अहोम किंगडम था वो इस रिवोल्ट को या फिर इस रिबेलियन को तो सर्वाइव कर गया, लेकिन वो बाद में होने वाले जो बर्मीज इन्वेजन हुए और जो ब्रिटिश रूल भारत में था उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और बर्मीज इन्वेजन के कारण ब्रिटिशर्स ने असम को अपने कंट्रोल में ले लिया और अहोम डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में एंड हुआ इस रिवोल्ट का। हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ रिवोल्ट की, जो है सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बारी, जो कि 1781 के समय हुआ था। 17 या उससे पहले का एक ऐसा समय था जिसमें उस समय भारत में ब्रिटिशर्स थे वो मराठाज और मैसूर के साथ वॉर करने में बिजी थे। इस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेज के लॉस हो रहे थे, और इस वजह से उन्होंने एक इजारेदार की नियुक्ति की ताकि वो अवध से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और जो इनके मराठाज और मैसूर से जो वॉर्स चल रही है उनको वो फाइनेंस कर सके। इसलिए उन्होंने एक इजारेदार के रूप में 1778 में मेजर अलेक्जेंडर हने को नियुक्त किया, जो कि अवध में उन्होंने नियुक्त किया गया उसके बाद उन्हें उनके द्वारा। और हने ने जब
इजारे इजारेदार के रूप में गोरखपुर और बहरीच 2 इलाकों से ही 22 लाख रुपए एक साल में इकट्ठे किए, जिससे कि वो जो ब्रिटिश की जो फ़ोर्स चल रही हैं मराठास और मैसूर के साथ, उनको वो फाइनेंस कर सकें। और लेकिन वो द 22 लाख रुपए इतनी ज़्यादा एक मात्रा में पैसे इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। उसने जो वहाँ के पीजेंट्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार किए और उनको एक्सप्लॉइट किया और फिर उसने इतने रुपए इकट्ठे किए। इस वजह से जो पीजेंट्स थे और ज़मींदार थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने जो हने के ओल्ड सपोर्टर्स थे, सभी उसके साथ जितने भी वर्क करने वाले थे, उनको मार डाला। और उसके साथ-साथ ही जो हने था, उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हने बच गया। और जब रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन वहाँ से जो हने था, उसे एक इजारेदार के रूप में वहाँ से रिमूव कर दिया गया और जो वहाँ का इजारा सिस्टम था, उसे भी वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ रिवोल्ट की, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, जो कि 1794 में चल रहा था। उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो आनंद गजपति राज और जो इंग्लिशेस थे, उनके बीच में ट्रीटी हुई 1758 में। जो आनंद गजपति राज हैं, वो रूलर ऑफ विजयनगरम थे, उनके साथ और ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी हुई थी 1758 में, जिसमें कि जो उन्होंने जो कि उनका एक इलाका हुआ करता था नॉर्दर्न सरकार, जो उन्होंने पहले फ्रेंच को दे दिया था या फिर फ्रेंच ने ले लिया था। वहाँ से जो इन दोनों ने जॉइंटली एक ऑपरेशन किया और फ्रेंच को वहाँ से निकालने का प्लान बनाया। उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इससे जो डिम इसके लिए उन्होंने डिमांड की कि उन्हें 3 लाख रुपए जो विजयनगरम के राजा थे, उनसे उन्हें देने चाहिए। लेकिन और साथ ही साथ उन्हें कहा गया कि जो उनके ट्रूप्स हैं, उन्हें भी आपको डिसबैंड करना होगा। लेकिन राजा और उसके सभी सपोर्टर्स ने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और जब इन्होंने रिवोल्ट किया, तो जो इंग्लिश थे, उन्होंने 1793 में राजा को कैप्चर किया और उसे ऑर्डर दिया कि आपको पेंशन के साथ आपको रिटायरमेंट लेना होगा। लेकिन राजा ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और उसके बाद में राजा की डेथ बैटल ऑफ पद्मनाभम, एक बैटल के अंदर 1794 में राजा की डेथ हो गई। उसके बाद में ये रिवोल्ट का एंड हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ रिवोल्ट की, जो है रिवोल्ट ऑफ धुंडिया इन बेदनूर, जो कि 1799 1800 के पीरियड में चला। 1799 में जो ब्रिटिशर्स थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जब मैसूर को हराया और टीपू की डिफीट हुई, उसके बाद में जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, उनके साथ उनको सामना करना पड़ा। और जिसके बारे में हम बात करते हैं कि एक धुंडियावाग, जो कि एक लोकल मराठा लीडर्स हुआ करते थे, उसको टीपू ने इस्लाम में कन्वर्ट करवाया और उसके बाद में उसे जेल में डाल दिया। जो भी जब श्रीरंगपट्टनम का फॉल हुआ, तो उसके कारण जो ढूंढियावाग था, उसे भी रिलीज कर दिया गया था। जिस वजह से जब ढूंढिया जेल से निकला, तो उसने और फिर से फोर्स को ऑर्गेनाइज किया और उसने उसके साथ ही वहाँ पे एंटी जो ब्रिटिश अलायंस थे, वो जब ढूंढिया ने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की, तो उसकी डिफीट हुई। जो भी अगस्त 1799 में उसकी डिफीट हुई, उसके बाद में वो मराठा टेरिटरी में भाग गया और उसके बाद में उसने वहाँ की जो फोर्सेस थी, वहाँ के लीडर्स को हटाया और उसकी जो लीडरशिप थी, वो अपने कंट्रोल में ले ली। और उसके बाद में उसने फिर से ब्रिटिश फोर्सेस के साथ फाइट की, जिसमें कि वेलेज अली ने उसे सितंबर 1800 में हरा दिया और साथ में ही उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में हम चलते हैं सेवंथ रिवोल्ट की तरफ, वो है रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा फौजासी राजा, जो कि 1797 में और फिर दोबारा हुआ 1800 टू 1805 तक। जो कि केरला सिम्हम, जिसे कि एक प्रकार से केरला का सिंह या फिर शेर कहा जाता था, उसे डिफेक्टो हेड ऑफ कोट्टायम था वो, जो कि मालाबार रीजन का एक एरिया है, तो वो कोट्टायम का एक हेड हुआ करता था। जो कि उसकी हैदर अली और टीपू के साथ लगातार फाइट्स चलती रहती थी। और जब हैदर अली और टीपू की एंड हुआ, तो उसके बाद में उसकी फाइट स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स के साथ। और जब ये ब्रिटिशर्स के साथ फाइट स्टार्ट हुई, तो उसके उसके साथ उसने फाइट में इस केरला वर्मा फजसी राजा की हार हुई और उसके बाद में हत्या कर दी गई। हम नेक्स्ट बात करते हैं एट पॉइंट के बारे में, वो है सिविल रिबेलियंस इन अवध, जो कि 1799 में चला। 1797 में जो वजीर अली खान थे, वो नवाब ऑफ अवध थे। लेकिन उसके बाद में जो उनके अंकल थे सादत अली खान सेकंड, उनको उनके वजीर अली खान को वहाँ से हटा दिया गया और जो सादत अली खान सेकंड थे, उनको नया नवाब ऑफ अवध बना दिया गया। और जो वजीर अली खान थे, उन्हें पेंशन देके बनारस में भेज दिया गया। लेकिन वजीर को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसने रिवोल्ट किया और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उस समय के, जॉर्ज फ्रेडरिक चरे, उसकी हत्या कर दी, जिसको मैसाकर ऑफ बनारस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो वजीर अली खान थे, उन्होंने एक आर्मी असेंबल की और उसके बाद में उन्होंने जनरल एरस्किन को डिफीट किया। तो इस वजह और उसके बाद में उनको
जो वज़ीर अली खान थे उनको भी डिफीट किया गया और इसके साथ ही उनकी रिवोल्ट का एंड हुआ। जिसके बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 9th रिवोल्ट के बारे में, जो कि है अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि 1800 और 1835-37 में चेक किया गया था। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो स्त्रीकार भंज थे, उन्होंने जो वहाँ के जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने 1797 में रेवेन्यू देने के लिए ब्रिटिशर्स को मना कर दिया कि अब मैं रेवेन्यू नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद में उसने 1800 में रिबेल किया और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ थी उनको अपमान किया। लेकिन 1807-08 में धनंजय भंज, जो कि उनके बेटे हुआ करते थे, इस्त्रीकार भंज के बेटे हुआ करते थे, उन्होंने अपने फादर को हटाया और जो ईस्ट स्टेट थे वहाँ के, उनका मालिक खुद बन गया। उसके बाद में धनंजय जो भंज थे उसने रिबेल किया और उसको जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसने रिबेल किया और उसे सरेंडर करने के लिए जून 1857 में उसने सरेंडर किया। जिसके बाद में जो स्त्रीकार भंज थे उनको फिर से जमींदार के रूप में 1819 से 1830 तक उसे फिर से जमींदार बना दिया गया। लेकिन फिर से धनंजय भंज ने एक बार फिर से रिबेल किया और इस बार जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने गुमसूर और कैलेदा जैसे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया इन नवंबर 1835 में। उसके बाद में जो धनंजय भंज थे उनकी डेथ हुई दिसंबर 1835 में और इस रिवोल्ट को फरवरी 1837 तक दबा दिया गया। उसके बाद में हम जो 10th रिवोल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अपराइजिंग्स इन पलामू, जो कि 1800 टू 1802 तक रहा, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म था और जो फ्यूडल सिस्टम था उसके क्राइसिस की वजह से ये रिवोल्ट किया गया, जिसमें कि लगभग 1800 में बुखान सिंह ने रिवोल्ट किया, जिसको कर्नल जॉन्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करना स्टार्ट किया और 1802 में सिंह की डेथ हो गई, जिसके बाद में ये रिवोल्ट खत्म हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीगार्स रिवोल्ट, जो कि 1795 टू 1805 तक चला, जो कि साउथ इंडिया का एक प्रोमिनेंट रिवोल्ट माना जा सकता है, जिसके मेन सेंटर्स के रूप में तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और नॉर्थ आर्कोट जैसे बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे। इस प्रॉब्लम की शुरुआत अगर अपन मानते हैं तो वो 1781 से हुई, जब जो नवाब ऑफ आर्कोट थे उन्होंने जो तिनवेली और जो कार्नेटिक प्रोविंसेस थे उनका जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। जिसके बाद में जो कोट्टाबोमन नायकन थे उन्होंने इस इंसरेक्शन को स्टार्ट किया, फिर इसके लीडर बने और उन्होंने 1795 टू 1799 तक उन्होंने इसकी लीडरशिप की। उसके बाद में उनको फांसी दे दी गई। जिसके बाद में शुरुआत हुई इसके सेकंड फेज की, जो कि जो फर्स्ट फेज था उससे भी ज़्यादा वायलेंट स्टार्ट हुआ, जिसकी स्टार्टिंग हुई फरवरी 1801 में, जब ये जो पॉलीगार्स थे उन्हें अरेस्ट किया गया और जो फोर्ट ऑफ पलामकोटा था वहाँ पे उनको जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद में जो पॉलीगार्स थे वो वहाँ से एस्केप हुए, वहाँ से भाग गए और उन्होंने जो तुतिकोरन था उस इलाके को कैप्चर कर लिया, जिसमें कि 1803 टू 1805 तक जो नॉर्थ आर्कोट के पॉलीगार्स थे वो रिबेलियन में रहे तब तक, क्योंकि उनको जो कवाल फीस थी वो कलेक्ट करने के लिए उन्हें रोका जा रहा था। उसके बाद में फरवरी 1805 तक रिबेल को सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 12th अपराइजिंग की, जो कि अपराइजिंग इन भिवानी, जो कि 1809 में हुआ, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया का भी एक प्रोमिनेंट रिवोल्ट जिसे माना जा सकता है, जो कि ये जो हमारे जाट्स ऑफ हरियाणा थे उनके द्वारा किया गया था। जिसके बाद में हम बात करते हैं 13 जो दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट 1808 टू 1809 तक था, उसके बारे में हम बात करते हैं। वेलुथम्पी जो कि स्टेट ऑफ त्रावणकोर थे उसके अंडर में एक दीवान हुआ करते थे, जिसकी जो कि जब त्रावणकोर जो स्टेट था उसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, तो इसकी वजह से जो वहाँ के जो ट्रूप्स थे, नायर ट्रूप्स थे और जो दीवान थे उनमें एक डीप रिसेंटमेंट हुआ कि उनको प्रॉब्लम हुई कि यार ये गलत है। इस वजह से जो दीवान वेलुथम्पी थे उन्होंने रिवोल्ट किया और उनका साथ साथ देने के लिए नायर ट्रूप्स आए। उसके बाद में 1809 में इस रिवोल्ट को सब दबा दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 14th की, जो कि है डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंडी एरिया, वो गया 1808 से 1812 तक जो एक रिवोल्ट चला, जिसके बारे में माना जाता है कि जब 1803-05 के अंदर जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई उसमें जो ब्रिटिशर्स की जीत हुई, इसकी वजह से जो मराठा टेरिटरी थी उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का अब रूल हो गया है। जिसके बाद में जो इसके खिलाफ जो प्रदर्शन के लिए वो लोग आए हुए थे, उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में लक्ष्मण दावा, जो कि किलेदार ऑफ अजयगढ़ फोर्ट थे, उन्होंने इसके खिलाफ पहली बार रिवोल्ट किया। और उसके बाद में सेकंड किलेदार ऑफ कलंजर दारिया सिंह थे, उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट
किया, इन दोनों रिवोल्ट्स को जनवरी 1812 तक सप्रेस कर दिया गया, जिसके बारे में बाद में हम बात करते हैं। 15th की जो कि है पाराला की मेडी आउटब्रेक, जो कि 1813 टू 34 तक चला, जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में स्थित है, मतलब वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका था जहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ, जिसमें कि जो नारायण राजा नारायण देव थे, वो जो कॉलोनल पीच के द्वारा इनकी 1768 में उनकी डिफीट होने के कारण ये रिवोल्ट किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं 16th रिवोल्ट की, जिसे कच्छ या कच्छ रिबेलियन कहा जाता है, जिसे 1816 टू 32 तक जिसमें जिस जो चला था, जिसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो महाराजा भारमल टू ऑफ कच्छ थे, इनके 1816 में एक ट्रीटी हुई, जिसकी वजह से अब जो पावर स्ट्रगल थे उसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस देखा जाने लगा कि जो वहाँ का नया सक्सेशन था या फिर नए किंग कौन बनेंगे, उसके बारे में जो जो पावर स्ट्रगल चल रहा था, उसका जो ब्रिटिश उसके अंदर ब्रिटिश इंटरफेरेंस देखा जाने लगा। इस वजह से जो वहाँ के नए राजा बनने वाले थे उसको ये पसंद नहीं आया और उसने रिबेलियन किया, जिसको बाद में सप्रेस कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 17th रिवोल्ट की, जिसमें कि राइजिंग एट बरेली, जो कि 1816 में चला, जिसका इमीडिएट मैन कोज जिसका माना जा सकता है कि वो है इम्पोजिशन ऑफ द पुलिस टैक्स, या फिर पुलिस टैक्स में इंक्रीज करना, जिसका मैन अगर हम मानते हैं कि इसका मैन किरदार कौन थे, तो वो थे मुफ्ती मोहम्मद अयवाज, जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ और जो इसकी लीडरशिप को संभाले रखे। उसके बारे में बाद में हम बात करते हैं 18th रिवोल्ट के बारे में, जो कि है अपसर्ज इन हाथरस 1817 में, जो कि एक अलीगढ़ के इलाके की एक इलाके का एक टाउन था, जिसके अंदर ये रिवोल्ट लड़ा या फिर ये रिवोल्ट हुआ, जिसकी मेन रीजन था कि उसकी जो हाई रेवेन्यू डिमांड थी, उसकी वजह जो कंपनी की हाई रेवेन्यू डिमांड थी, उसके कारण ये रिवोल्ट लड़ा गया, जिसमें कि कंपनी ने हाथरस में फेब 1817 में अटैक किया और इस जो अपसर्ज था उसको सप्रेस किया। उसके बाद में हम बात करते हैं 19th रिवोल्ट की, जो कि पाइका रिबेलियन के नाम से जाना जा सकता है, जिसे 1817 में जिसकी शुरुआत हुई। इस रिवोल्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाइक्स कौन थे। पाइक्स एक ओडिशा जो स्टेट है, वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे, उनमें एक जो ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिशिया के रूप में वर्क करते थे, उनको जो किंग थे वहाँ के या फिर जो वहाँ का स्टेट हुआ करता था, उसके पास से जो एंजॉय करने के लिए दिया जाता था रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं देना होता था अपने लैंड के ऊपर, वो वहाँ पे अपने खाने पीने के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। और वो जो पाइक्स हुआ करते थे, वो वहाँ के जो किंग थे उनकी, या ओडिशा के जो किंग थे उनकी हेल्प किया करते थे उनको वॉर्स जिताने में, इस प्रकार। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में जो ओडिशा की कॉन्क्वेस्ट की, इसकी वजह से उन्होंने जो वहाँ के राजा खुर्दा थे उनको वहाँ से हटा दिया, और इस कारण जो पाइक्स थे उनके जो प्रिविलेज थे, जो रेंट फ्री लैंड उनके पास हुआ करती थी, उस प्रकार के जो प्रिविलेज उनके पास हुआ करते थे वो खत्म हो गए। इस वजह से जो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, हमें हमारा प्रिविलेजेस हैं वो फिर से चाहिए। इस प्रकार पाइक्स ने जब रिवोल्ट किया तो उन्होंने अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया, जो वो पहले भी यूज किया करते थे जो ओडिशा स्टेट था उसको जितवाने के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने यूज किया और कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस कंपनी को बहुत ही बुरी तरीके से या फिर ब्रूटली से सप्रेस कर दिया गया, वो भी 1818 तक। उसके बाद में हम बात करते हैं 20th जो रिवोल्ट हुआ वगैरह राइजिंग, जो कि 1818 टू 1820 तक चला, जो कि जिसके कि जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा थे उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको कि इसके द्वारा इन्हें सप्रेस किया जा रहा था, जिसमें कि जो वगैरह चीफ ऑफ ओकोमंडल हुआ करते थे, उन्होंने जो हथियार थे उन्हें उठाने के लिए मजबूर किया गया और बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 21st रिवोल्ट की, जो कि अहोम रिवोल्ट, जिसको 1828 में जो रिवोल्ट हुआ। हम इसी वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एक रिवोल्ट ऑफ मोआमरीज हुआ था, जिसको फाइट करने के लिए या फिर जिसको कंट्रोल में लेने के लिए जो असम के जो रूलर्स हुआ करते अहोम रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी थी कि आप आइए और जो ये हमारे यहाँ पे मोआमरी जो रिवोल्ट चल रहा है इसे सप्रेस कीजिए। ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस किया और उनकी सप्रेस करने के, और जो अहोम किंग थे वो इस वजह से वीक हो गए, और जो बर्मीज थे उनके पड़ोसी, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। इस वजह से जो फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ 1824 टू 26 तक चला, जिसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प होम से ने मांगी, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो इस
वॉर के बाद में, इस वॉर को जितवाने के बाद में वो असम को विड्रॉ कर देंगे या फिर असम से चले जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। इस कारण जो वहाँ के गमधार कोनवार थे, उनकी लीडरशिप में 1828 में ये रिवोल्ट हुआ और उसके बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद में हम 22nd रिवोल्ट की बात करते हैं, वो सूरत साल्ट एजिटेशंस जो कि 1840 में फाइट हुआ। उसके बाद में कि जब जो यूरोपियंस थे उन्होंने साल्ट ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी, इस वजह से जो सूरत थे उसके इलाके में जो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट थे वो स्टार्ट हुए और 1844 में ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया। जिसके बाद में हम बात करते हैं 23rd रिवोल्ट की, जो कि है कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट, जिसमें कि जो महाराष्ट्र में गडकरीज थे, वो एक हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास हुआ करते थे जो कि मराठा एम्पायर के अंडर में वर्क किया करते थे, जिसको जब 1844 में इसे डिसबैंडेड कर दिया गया, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास अब काम करने को कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया समनगढ़ और बहादुरगढ़ फोर्ट को, जिस कारण ये रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट को बाद में सप्रेस कर दिया गया तथा इस जो गडकरीज की जो मिलिट्री क्लास हुआ करती थी इसको डिसबैंड कर दिया गया, परमानेंटली डिसबैंड कर दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 24th रिवोल्ट की, जो था वहाबीज मूवमेंट, जो कि एक ओरिजिनली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसको कि सैयद अहमद ओप रायबरेली के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, जिनको ये जो टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब थे, जो 1703 टू 1807 तक सऊदी अरब में हुआ करते थे, उनकी टीचिंग्स के ऊपर ये आधारित एक वहाबीज मूवमेंट था। इस वजह से जो दारुल हर्ब जो टेरिटरी ऑफ वॉर थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया दारुल इस्लाम में, यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम में, कि हमें एक शांति का संदेश फैलाना चाहिए। इस वजह से जो और जब उन्हें लगा कि जो ये सिख किंगडम ऑफ पंजाब है वो हमारे खिलाफ है या फिर हमें इसके से बदला लेना चाहिए, इसलिए जो वहाबीज थे या फिर जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया सिख किंगडम ऑफ पंजाब के खिलाफ। इसके बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 25th रिवोल्ट के बारे में, जो कि कूका मूवमेंट है, जिसे 1840 में जिसे फाइट किया गया था, जिसमें कि जो भगत जवाहर मल ऑफ वेस्टर्न पंजाब थे उनके द्वारा इस रिवोल्ट की शुरुआत की गई तथा इसके बारे में जो बाबा राम सिंह थे जो कि जो नामधारी सिख सेक्ट था उसको फाउंडेशन रखने वाले जो बाबा राम सिंह थे, उनके ही भक्त हुआ करते थे भगत जवाहर मल, जिन्होंने जो कि वेस्टर्न पंजाब में रहा करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया तथा उसके बाद में जो जो इसका मेन कारण माना जा सकता है कि जो बाबा राम सिंह थे, जो कि नामधारी सिंह सेक्ट के जो फाउंडर थे, उनको जब रंगून भेज दिया गया 1872 में, इस वजह से जो भगत जवाहर मल थे उन्होंने ये रिवोल्ट किया और बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। ये आज हमने बात की कि जो भारत में जो सिविल अपराइजिंग्स हुई 1857 के रिवोल्ट से पहले, जो मेजर सिविल अपराइजिंग्स हुई उनके बारे में आज हमने बात की, जो कि और भी है, लेकिन जो 25 ये 25 हमने जो सिविल अपराइजिंग्स पढ़ी हैं वो हमारी बुक में दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कारण। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ट्राइब या फिर ट्राइबल जो अपराइजिंग्स हुई या फिर जो पीजेंट्स अपराइजिंग हुई या फिर जो सिपोई म्यूटिनीज हुई, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।